गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी सेंटर जम्मू में। तो गाइस जैसे आप जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी लॉन्च कर ली है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक्स का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या किया हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी की इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाई थी। ठीक है गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी की इंट्रोडक्शन क्या करवाई हुई थी मैंने आपको, वो जस्ट हम रिवीजन टाइप कर लेते। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मॉनेटरी पॉलिसी जो है गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम कौन करता है, बनाई किसने, रेगुलेट कौन इसको करता है, रेगुलेट बाय RBI। मीन्स RBI क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर कौन करता है, तो MPC। ठीक है, MPC क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब क्रिएट हुई थी, 2016 में क्रिएट की हुई थी। ठीक है गाइस, तो इसके मेंबर कितने हैं, 6 मेंबर है, 3 अपॉइंट करता है RBI और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है गाइस, जितना हमने बताया हुआ था। तो इसके बाद मैंने क्या बताया हुआ था आपको नीचे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी। ठीक है गाइस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे गाइस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। गाइस जैसे आप जानते हैं कि हमने आज क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है गाइस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले देखो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, पहला क्या डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा गाइस क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा क्या है, रीफाइनेंस। तो वैसे ही हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की। इनडायरेक्ट पहला क्या है, रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। गाइस ये मैंने आपको बताया, क्या बताया कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो आज जो हम डिस्कस गाइस यहाँ पे करेंगे, वो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे गाइस, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के हम सिर्फ 2 पार्ट ही यहाँ पे आज इस टॉपिक में मैं आपको कवर करवाऊँगा। कौन कौन से, एक तो कैश रिजर्व रेशियो CRR जिसको कहते हैं, और एक SLR कहते हैं। ठीक है गाइस, अब CRR क्या होता है और SLR क्या होता है, ये आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गाइस जैसे यहाँ पे देखो आपको, कैश रिजर्व रेशियो मीन्स CRR। ठीक है गाइस, CRR होता क्या है। ठीक है गाइस, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा CRR होता क्या है। जैसे देखो, जैसे बाय द वे हम एग्जांपल लेते हैं JK बैंक। गाइस JK बैंक की हमने एग्जांपल ली, तो JK बैंक में जैसे हमने करना क्या है, कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने गाइस क्या किया, डिपॉजिट किया। कस्टमर्स ने क्या किया, कस्टमर्स ने क्या किया, डिपॉजिट किया, मीन्स 100 रुपीज़, जस्ट एज्यूम करते हैं। ठीक है गाइस, तो अब विड्रॉल, कुछ ऐसे भी हमारे पास कस्टमर थे JK बैंक के पास जिन्होंने विड्रॉल किया, मीन्स 50 रुपीज़। मंडे की बात करते हैं ये। ठीक है गाइस, बाय द वे हम मंडे की बात करते हैं गाइस। इतना क्लियर हुआ। एक दिन मीन्स कौन सा हमने एज्यूम कर लिया, मंडे कर लिया। मंडे को ओपन कितने बजे बैंक होता है, ठीक है गाइस 10 बजे बैंक, बाय द वे हम करते हैं 10 बजे बैंक ओपन होता है। तो 10 बजे से लेके क्लोजिंग टाइम तक हमारे पास डिपॉजिट पैसा कितना हुआ था, बैंक के पास डिपॉजिट 100 रुपये डिपॉजिट हुआ था, और ओपनिंग से लेके लास्ट तक, क्लोजिंग तक विड्रॉ कितना हुआ पैसा, मीन्स 50 रुपीज़। ठीक है, तो जो
अब हम कहेंगे कि बैंक के पास शाम को कितना पैसा आया। बैंक के पास शाम को कितना पैसा हुआ। तो गाइस 85 रुपये बैंक के पास बचे। किसको? एक दिन के 50 रुपये, आज के 50 रुपये बैंक में बचे। गाइस इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये एग्जांपल मैंने क्या बताया, ये CRR के लिए मैंने बताई समझाने के लिए। देखो अब ये 50 रुपये स्टूडेंट्स हैं, इसको याद रखना इतना कि ये 50 रुपये। अब देखो CRR होता क्या है, ठीक है गाइस। CRR वो रेट होता है जिस रेट पे कोई भी बैंक, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली JK बैंक, ठीक है गाइस। यहाँ पे भी JK बैंक की एग्जांपल लेते हैं गाइस यहाँ पे हम, ठीक है। तो देखो मंडे का ये याद रखना कि हमारे पास कितना बैलेंस था, 50 रुपीज़ बैलेंस था, ये क्लियर रखना। अब देखो JK बैंक के पास शाम को कितने 50 रुपये बचे, ठीक है गाइस। अब देखो CRR होता क्या है, CRR होता क्या है, CRR क्या होता है, मीन्स हमने क्या करना है, वो होता है JK बैंक ने अपना कुछ पोर्शन एक दिन का, जैसे 50 रुपीज़ बचे JK बैंक के पास, इस 50% का कुछ पोर्शन क्या करना है, RBI को देना है। इस नेट जितना भी उनके पास बचा, नेट जितना भी उनके पास अभी पैसा बैंक में है, नेट का उन्होंने क्या करना है, RBI को देना है। उसको क्या कहते हैं हम, CRR कहते हैं। गाइस एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। अब देखो JK बैंक देता है किसको, RBI को। JK बैंक ने RBI को दिया अपना अमाउंट का, जो उसके पास बैलेंस अमाउंट बचा था उसका कितने परसेंट दिया, जितने परसेंट उसने दिया उसको हम क्या कहेंगे गाइस, CRR कहेंगे। जितना परसेंट कोई बैंक RBI को अपना डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट NDTL कहते हैं, NDTL का क्या देगा, कोई हिस्सा देगा, किसको, RBI को देगा, उसको हम क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। तो गाइस देखो CRR का रेट परसेंटेज क्या है, हमारे इंडिया में CRR की परसेंटेज क्या है गाइस। तो ये अभी रिसेंटली इसी मंथ में 5 से लेके, तो गाइस 5 से लेके यहाँ पे क्या हुआ था, 5 से लेके MPC की मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, अप्रैल में मीटिंग हुई थी। 5 से लेके 7 अप्रैल 2021 तक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं CRR कितना रखना है, SLR कितना रखना है, रेपो रेट कितना रखना है, बैंक रेट कितना रखना है, मीन्स उसमें डिसाइड होता है। गाइस इतना क्लियर हुआ। तो देखो उसमें डिसाइड क्या किया हुआ है कि हमने क्या करना, CRR कितना रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसाइड किया, कितना परसेंट है, 3%। गाइस मीन 3% क्या है, जैसे JK बैंक, गाइस JK बैंक के पास, JK बैंक ने RBI को देना था, RBI को देना था कुछ पोर्शन अपने डिपॉजिट का। कितना पोर्शन देना था, तो 3% RBI को देना है, कोई भी बैंक होगा, ठीक है। उस कितना 3% अपना डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट का देना है, किसको, RBI को, उसको कहते हैं CRR। अब देखो CRR जो है वो RBI के कौन से एक्ट, RBI एक्ट 1934 के तहत क्या होता है, मेंटेन होता है। CRR जो है
CRR जो है अंडर विच एक्ट RBI मेंटेन, किस एक्ट के तहत RBI मेंटेन करती है किसको, CRR को। तो किस एक्ट के तहत करती है, RBI एक्ट 1934 के तहत क्या करती है गाइस, CRR को मेंटेन करती है। गाइस आई होप इतना क्लियर हुआ। तो CRR से होता क्या है गाइस, CRR से हमें होता क्या है, CRR से हमें हेल्प होती है किसमें, हेल्प इन कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। CRR से हमें क्या होता है, इन्फ्लेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ कि CRR क्या होता है और कितने परसेंट है, तो 3% है। अब आगे बताते हैं, जो मैंने बताया था कि 50 रुपीज़ मीन्स शाम को जो हमारे पास 50 रुपीज़ बचे, तो उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा मैं उसको और थ्योरेटिक और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या बताया था, ये नेट का देना, मैं डिपॉजिट में से माइनस हमने करना है विड्रॉल, वो होता नेट। और इसको क्या कहते हैं, जो हमारे पास लास्ट पे बैंक के पास बचता है उसको क्या कहते हैं, NDTL कहते हैं। NDTL गाइस क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने अगली नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम गाइस क्या करेंगे, आपको मीन्स उसमें मैंने डायग्राम फ्लो चार्ट से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे बैंक, कोई भी बैंक RBI को पैसा देता है। तो चल गाइस यहाँ पे देखो एग्जांपल, मैंने ये डायग्राम बनाई हुई एग्जांपल देखो, CRR कोई भी बैंक जैसे JK बैंक का अपना 3% देना है RBI को। ठीक है, 3% किसका देना है, लेकिन मैंने पीछे भी बताया था नेट देना मीन्स डिपॉजिट को माइनस करके, डिपॉजिट माइनस विड्रॉल को माइन करके जो भी हमारा खर्चा होगा, तो नेट जो हमारे पास बचता है उसका 3% देना है RBI को, ना कि डिपॉजिट जितना वो उसमें विड्रॉल नहीं। डिपॉजिट माइनस विड्रॉल या कोई भी एक्सपेंसेस होगा वो सारे निकाल के जो हमारे पास लास्ट पे बचता है उसका 3% देना है। तो उसको क्या कहते हैं, बैंक की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, NDTL कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं, CRR हम RBI को देते हैं, किस बेस पे देते हैं, NDTL का कितना परसेंट, NDTL का 3% देते हैं। कोई भी बैंक CRR देता है, NDTL का 3%, NDTL का 3% RBI को देता है। तो देखो NDTL का जो 3% RBI को देता है, ये क्या होता है, डेली बेस पे कैलकुलेट होता है। गैस इतना क्लियर हुआ, CRR जो होता है वो डेली बेस पे क्या होता है गैस, कैलकुलेट होता है। ठीक है गैस, डेली बेस पे ये कैलकुलेट होता है गैस। इतना क्लियर हो। अब NDTL समझते हैं, NDTL होता क्या है गैस। सबसे पहले देखो बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, 2 टाइप, आपको पता नहीं होगा, जो आज यहाँ पे भी आपको नया ये लगा हो, तो कितने 2 टाइप के अकाउंट होते हैं गाइस। कौन कौन से 2 टाइप के, एक तो एसेट अकाउंट होता है, एक तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो लायबिलिटी अकाउंट होता है। एक एसेट अकाउंट और एक लायबिलिटी अकाउंट। एसेट मीन्स इंटरेस्ट, लायबिलिटी मीन जो हम उधार वगैरह बैंक उधार लेता है, लायबिलिटी वो होता है। ठीक है गाइस, जो मीन्स कभी ना कभी क्या करना है, रिपे करना है। तो लायबिलिटी जो अकाउंट है वो फर्दर कितने टाइप्स का है, तो गाइस 2 टाइप्स का है। कौन कौन से, एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट। गाइस अब यहाँ पे देख, लायबिलिटी जो मीन्स हम जो अपना पैसा बैंक में देते हैं, ठीक है, तो तब बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट बनते हैं, तो बनते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से 4 टाइप के, जनरल में बताऊंगा कौन कौन से 4। एक तो सेविंग हमें पता है, दूसरा करंट भी पता है, तीसरा फिक्स्ड भी पता है, और चौथा रैकरिंग किसी किसी को पता होगा जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट गाइस क्या होता है और गाइस टर्म डिपॉजिट क्या होता है। टर्म डिपॉजिट से आपको पता चल जाता है कि कोई यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होगी बैंक के पास। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट मीन्स क्या होगा, डिमांड हमारी डिमांड पे डिपॉजिट होगा, जब चाहे हम तब डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे हमें मर्जी अपनी जब डिमांड करेंगे। ठीक है,
तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक सेविंग और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में गाइस जब चाहो तब आप पैसा डाल सकते हो, जब चाहो तब आप विड्रॉ, सेम एज इट इज़। करंट अकाउंट में जब आप चाहो पैसा डाल सकते हो और जब चाहो आप निकाल सकते हो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं है और रैकरिंग डिपॉजिट में कुछ नहीं। इसका टर्म से ही पता चलता है। टर्म डिपॉजिट और टर्म, डिमांड कर सकते हैं हम, और टर्म में फिक्स्ड और एफडी जिसको कहते हैं, और रैकरिंग डिपॉजिट आरडी। तो यहाँ पे टर्म होती है, मीन जैसे हमने फिक्स पैसा करना बैंक में, जैसे हमने बाय द वे हम कहेंगे कि हमने 6 साल के लिए हमने फिक्स अपना पैसा करना बैंक में, ठीक है। टर्म हमारी हो गई, ठीक है, कि हमने क्या किया 6 मंथ के लिए, 6 ईयर के लिए हमने डिपॉजिट कर लिया। तो गाइज अगर हमें कभी भी फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें 6 साल के पहले हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो तभी ये क्या होता है, टर्म डिपॉजिट में आता है। गाइज इतना क्लियर हो? अब देखो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ये किसका होता है? पर्सन का अकाउंट होता है। और गाइस ये जो होता है करंट किसका होता है? बिजनेस का। इसको हम बिजनेस अकाउंट भी कह सकते हैं। गाइस इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियर हुआ, ये पर्सन अकाउंट भी कहते हैं इसको, और करंट अकाउंट को हम बिजनेस अकाउंट भी कहते हैं गाइस। अब फिक्स डिपॉजिट मीन्स हमने फिक्स किया, ठीक है, उससे पहले हमें नहीं मिल सकता है। 6 ईयर के लिए हम फिक्स किया, उससे पहले हमें कोई भी पैसा नहीं मिल सकता, चाहे हमें जितनी बड़ी इमरजेंसी होगी। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रैकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? गाइस रैकरिंग डिपॉजिट भी फिक्स डिपॉजिट जैसा है, सिमिलर जैसा ही होता है। इसमें भी क्या होता है, टाइम पीरियड आपने फिक्स करना है। बाय द वे जैसे कोई बंदा चाहता है कि मैंने भी 6 साल के लिए मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट पैसा करूँगा, बट एट द टाइम ऑफ द डिपॉजिट उसके पास जितने वो डिपॉजिट करना चाहता है उतने पैसे उसके पास गाइस नहीं है। समझ लो बाय द वे वो 12 लाख डिपॉजिट करना चाहता है, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम उसके पास 88 लाख है, ठीक है गाइस, 8 लाख उसके पास है। तो मीन्स अभी उसके पास 4 लाख नहीं है, तो उसने क्या करना है, फिक्स करना है मीन्स 6 साल के लिए। लेकिन कितना करना है उसने, 12 लाख। उसके पास है कितना, 8 लाख। अब ये जो 4 लाख उसने इंस्टॉलमेंट में गाइस देना है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रैकरिंग डिपॉजिट। मीन्स यहाँ पे रैकरिंग डिपॉजिट में हमें एक बेनिफिट होता है, इसमें भी हम फिक्स्ड अपनी मर्ज़ी से जितने ईयर का कर सकते हैं। मीन्स 6 साल का हमने फिक्स किया, लेकिन हमने एट द टाइम ऑफ द डिपॉजिट फर्स्ट टाइम हमने 8 लाख डिपॉजिट किया, और उसके बाद हम कर सकते हैं 1 लाख कर सकते हैं। फिर उसके बाद मीन्स हमने क्या करना है, 12 लाख पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रैकरिंग डिपॉजिट मीन्स इंस्टॉलमेंट में हम पैसा देते हैं, बट वो पैसा हम निकाल कब सकते हैं, 6 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। गाइस इतना क्लियर हुआ? अब देखो अगर बात करते हैं एनडीटीएल की, अब यहाँ पे समझो, देखो मंडे की अगर बात करते हैं गाइस, मंडे को इन 4 अकाउंट्स में कितना पैसा आया। गाइस क्लियर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा। एक दिन का मैंने बताया था, सीआरआर हम आरबीआई को देते हैं, ठीक है, कितना परसेंट, 3%। किसका देते हैं, एनडीटीएल का, ठीक है गाइस। एनडीटीएल क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। एनडीटीएल ये होता मीन्स नेट डिमांड। नेट डिमांड मीन्स हमारे पास डिमांड डिपॉजिट का नेट एंड टर्म लायबिलिटी या डिपॉजिट, ठीक है, और टर्म डिपॉजिट का नेट। इन एक तो नेट डिमांड और दूसरा क्या, नेट ही हमें किसका चाहिए, टाइम डिपॉजिट का चाहिए, मीन्स टर्म डिपॉजिट, ठीक है। इनका हमें नेट चाहिए, उसको हम क्या कहें, उसी को क्या कहते हैं, नेट को क्या कहते हैं, एनडीटीएल। नेट क्या होता है, मीन्स बाय द वे जैसे इन 4 अकाउंट्स में हमारे पास डिपॉजिट पैसा कितना आया, मीन्स इसमें 5 रुपीज़ आए। बाय द वे जस्ट एज्यूम करते हैं गाइस, 5 नहीं 10 रुपीज़ एज्यूम करते हैं।
इसमें भी 10 रुपीज़ आए। मंडे को बात करते, ज़रूरी नहीं है कि मंडे और इसमें भी आए 10 रुपीज़ और इसमें भी 10 रुपीज़, ज़रूरी नहीं है कि इन चारों को, क्या पता। लेकिन हम क्या पता मंडे को फिक्स डिपॉजिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो रेकरिंग डिपॉजिट कुछ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब डिपॉजिट होता है तो वो हमें कैलकुलेट करना होता है गाइस, ठीक है। अब इन चारों में 10 बजे से जेके बैंक में 10 बजे ओपन होता है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे पास डिपॉजिट कितना हुआ इन चार अकाउंट, 1 2 3 और 4, बाय द वे 40 रुपीज़, ठीक है गाइस। लेकिन ये क्या है, ग्रॉस डिपॉजिट है, मीन्स इस 40 रुपीज़ में, थोड़ा सा हटा देते हैं गाइस, आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। इतनी गाइस कहानी आपको क्लियर हुई। अब देखो 40 रुपीज़ हुआ था इन चार अकाउंट्स का, ठीक है, सेविंग, करंट, फिक्स्ड और रेकरिंग। लेकिन ये क्या, टोटल डिपॉजिट। तो देखो अब इसमें क्या करना पड़ता है, किसी को विड्रॉ करना पड़ता है, एक्सपेंस भी होते हैं, ठीक है गाइस। बाय द वे इसमें 1 रुपये एक्सपेंस हुआ, इसमें 2 रुपये, मीन्स बाय द वे हम रखते हैं कि 10 रुपये इनमें एक्सपेंस हो गया गाइस, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा, 30 रुपये। जेके बैंक की बात करते हैं, तो जेके बैंक में अब हमारे पास शाम को क्या बचा, 30 रुपये बचे गाइस। इतना क्लियर हो। इस 30 रुपये को हम क्या कहते हैं गाइस, इसी 30 रुपीज़ को हम क्या कहते हैं, NDTL कहते हैं गाइस। इतना क्लियर हो। और इसी 30 रुपीज़ का हमने क्या करना है, 3% निकाल के देना है RBI को गाइस। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट आगे, SLR करेंगे। CRR का मैंने बता दिया, SLR का मैं अब गाइस यहाँ पे बताऊँगा आपको SLR क्या होता है, ठीक है गाइस। SLR क्या होता है, ये जैसे CRR हमें किसको देना पड़ता था, मीन जेके बैंक किसको दे रहा था, RBI को दे रहा था, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, CRR कहते हैं, ठीक। कितने परसेंट, तो 3% दे रहा था। तो यहाँ पे SLR मीन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इसमें बाय द वे जेके बैंक के पास कितना पैसा, NDTL कितना उसके पास हुआ था, 40 रुपीज़ NDTL हुआ था, उसमें CRR 3% निकालना था गाइस। और अब हमारे पास SLR की परसेंटेज क्या है गाइस, तो 18% SLR भी हमने निकालना है, ठीक है। किस में निकालना है, इसी 40 रुपीज़ में निकालना है। अगर हम ये क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमने निकालना है जेके बैंक से, 18 और 21 निकालना है, 21% निकालना है गाइस। 21% किसका निकालना है, 40 रुपीज़ का 21% निकालना है। और 21% निकाल के जो बैलेंस बचेगा उसका जेके बैंक क्या कर सकता है, कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है गाइस। 21% को निकाल के जितना बैलेंस बचता है तो उसका वो क्या करेगा आगे गाइस, उसका क्या करेगा गाइस, वो लोन कस्टमर्स को देगा गाइस। इतना क्लियर हो, इतना क्लियर हो, यहाँ तक स्टोरी क्लियर हुई। तो चलते हैं, अब देखते हैं SLR का थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस कि SLR क्या होता है। SLR 18% हमने निकालना है गाइस। और SLR 18% निकाल के जेके बैंक ने अपने पास ही रखना है, ये ना तो RBI को देना ना तो किसी को देना गाइस। इतना क्लियर होगा गाइस। किस फॉर्म में रखना है ये गाइस अपने पास, उसने कुछ परसेंट क्या करना है, इसने कैश की फॉर्म में अपने पास से रखना है, कुछ गाइस इसने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है गाइस, और कुछ करना है गाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। बट इस 40% का उसने अपने पास रिजर्व रखना है, मीन्स लोन किसी को इस 18% का नहीं देना है। तो जो 21% के बाद जो बचता है उसका लोन दे सकता है
गाइस होप सो कि आपको ये वाला भी क्लियर हुआ। अब देखो और अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखो बाय द वे कस्टमर्स आप जेके बैंक, सारे कस्टमर्स मीन्स मंडे का हमने क्या किया, CRR और SLR निकाला था। मीन्स मंडे को हमारे पास 100 रुपीज़ का डिपॉजिट हुआ। तो इसमें जैसे देखो 3% तो किसको दे दिया था, CRR निकाल को RBI को दे दिया था। अब इसके पास कितना बचा, 97 रुपीज़ बचा। अब देखो ये कस्टमर को इंटरेस्ट किस बेस पे देगा, कस्टमर्स को इंटरेस्ट ये जेके बैंक किस अमाउंट पे देगा, जिस अमाउंट पे कस्टमर ने क्या किया है, प्रिंसिपल अमाउंट पे, मीन जो अमाउंट उन्होंने एक्चुअल पे किया उस अमाउंट पे जेके बैंक कस्टमर को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तभी इंटरेस्ट रेट जो होता है गाइस, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम बैंक से लोन लेते, यही कारण होता है गाइस। आज मैं आपको बैंक की भी पूरी कहानी बता देता हूँ गाइस, इतना क्लियर हुआ। हम बोलते हैं जी ये क्यों ज़्यादा हमारा, हम जो डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन जो लोन लेते हैं उस पर ज़्यादा मिलता है। तो जैसे देखो गाइस, अगर हम डिपॉजिट करते हैं उसका कुछ परसेंट RBI को भी जाता है, ठीक है गाइस। तो RBI क्या करता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये होता है गाइस, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो डेफिनेशन की ओर देख लेते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड दिस पोर्शन इन द लिक्विड एसेट। में लिक्विड एसेट क्या होता है, दैट आर इजिली कन्वर्ट इनटू कैश, ठीक है, विद इन हाँ इजिली कन्वर्ट इनटू कैश, सच एज गोल्ड में करना है, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो RBI अप्रूवल करेगी, ठीक है। बैंक आर अलाउड टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटी, बैंक को अलो है किस पे, इन जो सिक्योरिटीज है इन पे इंटरेस्ट क्या करना है, अर्न करना। बट इन पे गोल्ड पे इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, ठीक है गैस। लेकिन ये क्या नहीं कर सकता है, लोन इस 18% का लोन अपने कस्टमर को नहीं दे सकता। इस फॉर्म में वो रख सकता है और इस फॉर्म से अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो अर्न भी कर सकता है। होप सो गाइस कि आपको ये वाला भी क्लियर हुआ होगा। तो गाइस आज का इतना ही। नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम करेंगे गाइस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन करेंगे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू।